अरे क्या बताना। 8 तारीख है ना। आज हमारा हो गया 8 अप्रैल। 8 अप्रैल 2025। तो इसमें हमारा ये जो टॉपिक है वो कौन सा है? ये आधुनिक भारत में ही है ना हम लोग। ये हो गया हमारा आधुनिक भारत। आधुनिक भारत में ये वाला हमारा खत्म हो चुका है। ये वाला हमारा खत्म हो गया। इसमें 3 4 5 वीडियो बन चुका है। बना है इसमें 3 4 5 वीडियो सबको को दे दिए। इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं? पहला में भारत में विदेशी कंपनियों का आगमन तथा औपनिवेशिक शासन की स्थापना। इसी के बीच में इसी से ये वाला भी जुड़ा हुआ है कि जिस समय में औपनिवेशिक काल हुआ उस समय में बंगाल में क्या स्थिति थी। तो बंगाल का हम लोग राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक सब तरीके से पढ़ेंगे कि उसका कैसा स्तर था। फिर हम लोग करेंगे किसका? मराठा का। फिर करेंगे हैदराबाद का। फिर मैसूर, पंजाब, सिंध और अवध। कितना हो गया? एक तो तेरा इसके अंदर देखो कितना सारा छुपा हुआ। पहला नंबर में बंगाल हो गया। दूसरा नंबर में क्या हो गया? मराठा। तीसरा नंबर में क्या हो गया? हैदराबाद। चौथा नंबर में क्या हो गया? मैसूर। पांचवा नंबर में क्या है तेरा? पंजाब। और छठा नंबर में क्या है? सिंध। और सातवां नंबर में क्या है? अवध। तो तुमको ये 7 टॉपिक पढ़ना है। क्या करोगे? 7 टॉपिक पढ़ोगे। तब जाके ये वाला खत्म होगा और फिर हम लोग 1857 वाला करेंगे। तो आज हमारा यहाँ से ही है, इसी पे ही है। इसीलिए हम लोग सिलेबस को सामने रख दिया ताकि किसी तरह का कोई भी कंफ्यूजन नहीं हो। यानी अभी हमको कोशिश करेंगे आज के क्लास में 7 का 7 क्या होना चाहिए? खत्म होना चाहिए। तो बिना टाइम गवाए हम लोग सीधा मुद्दे पे आ जाओ। सब स्क्रीन शेयर हो रहा है सभी का? स्क्रीन शेयर हो रहा है तुम लोग को? जी सर। ठीक है, तो हो रहा है तो रिकॉर्डिंग है ना ये? हाँ है। तो अब सबसे पहला हमारा क्या देखे थे हम लोग को वहां पे क्या लिखा था? बंगाल ने लिखा था। तो हमको देखना है कि ब्रिटिश का औपनिवेशिक काल में बंगाल की जो कहाँ? सामाजिक स्थिति क्या होगी। अच्छा, इसको कितने भाग में बांट रहे हैं काल को? तो पहला वाला बंगाल में क्या होगा? क्या? सामाजिक। दूसरा क्या हो गया? आर्थिक। तीसरा क्या हो गया? आर्थिक राजनीतिक। बाद में और भी राजनीतिक। बांटेंगे उसको धार्मिक। देखो, 3 के बाद चौथा वाला में क्या जाएगा? धार्मिक। और पांचवा वाला में क्या जाएगा? सांस्कृतिक। क्योंकि यही सब टॉपिक से ही एग्जाम में पूछता है। सांस्कृतिक ठीक लिख रहे हैं? ऐसे ही नहीं होगा सांस्कृतिक? या कुछ गलत होगा जी तो सर। है ना? तो हम लोग को 5 ही मुद्दे से लगातार 15 साल 16 साल का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो इसी से पूछ रहा है। तो हम लोग हर एक सातों राज्य का, सातों प्रांत का 7 तरीके से हम लोग वर्णन करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं? सामाजिक स्थिति। तो सामाजिक स्थिति में ब्रिटिश काल में देखते हैं, पहला वाला सामाजिक स्थिति में जमींदारी प्रथा और सामाजिक विषमता क्या था। तो 1793 में क्या आया? अस्थाई बंदोबस्त आया जिसको परमानेंट सेटलमेंट लागू किया गया, जिसमें जमींदारों को भूमि का मालिक बना दिया गया। इससे किसानों का शोषण बढ़ा क्योंकि जमींदार उनसे अत्यधिक लगान क्या है? वसूलने लगते थे। साथ ही साथ पारंपरिक सामाजिक संरचना भी टूट गई और नए सामंती वर्ग का क्या हुआ? उदय हुआ। जबकि किसान और गरीब होते गए और दस्तकार भी और भी गरीबी में फंस गए। दूसरा तुम्हारा क्या? शिक्षा और सामाजिक परिवर्तन। तो हम लोग देख रहे हैं कि 1835 में अंग्रेजी शिक्षा नीति क्या हुई? लागू हुई। इससे एक नया अंग्रेजी शिक्षित मध्यम वर्ग क्या हुआ? उभरा। अंग्रेजी शिक्षा पढ़ाने लगा तो अंग्रेजी वाला वर्ग उभरा। यह वर्ग क्या किया? समाज सुधार आंदोलन जैसे कि ब्रह्म समाज, सती प्रथा का विरोध करना, उस सब में क्या हुआ? शामिल हुआ। इसने सती प्रथा का विरोध किया, बाल विवाह का विरोध किया, और एक जाति दूसरे जाति के खिलाफ जो भेदभाव करती थी उसके खिलाफ क्या उठाया? आवाज उठाया। ये सब कौन है? शिक्षा और सामाजिक परिवर्तन में देख रहे हैं। इसमें समाज सुधारक में देखो राजा राम मोहन राय आए और ईश्वर चंद्र विद्यासागर आए। इन जैसे नेताओं ने महिलाओं की शिक्षा की वकालत की और विधवा पुनर्विवाह को क्या किया? प्रोत्साहन दिया, बढ़ावा दिया। आप देखते हैं हम लोग सांप्रदायिक विभाजन। तो सांप्रदायिक विभाजन में 1905 में बंगाल का क्या हुआ? विभाजन हुआ। तो बंगाल का विभाजन हुआ जिसमें हिंदू बहुल क्या हुए? पश्चिम बंगाल में आ रह गए। और जो मुस्लिम बहुल है जो कि किस में चले गए? पूर्वी बंगाल में। और वही पूर्वी बंगाल आज के जमाने में क्या है? बांग्लादेश है। इससे सांप्रदायिक तनाव क्या हो गया? बढ़ गया। और स्वदेशी आंदोलन क्या हुआ? शुरू हुआ। ब्रिटिश ने क्या किया कि फूट डालो की नीति अपनाई।
और आपस में धर्म के नाम पर, जात के नाम पर लड़वाया, और राष्ट्रवाद को खत्म किया, और फिर अपना शासन करने शुरू किया। तो ब्रिटिश की इस नीति ने हिंदू और मुस्लिम एकता को क्या किया, कमजोर कर दिया। आर्थिक स्थिति को देखते हैं। तो डी इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या मतलब होता है, कि कल कारखाना उद्योग, कुटीर उद्योग को पूरी तरह से क्या किया, बर्बाद कर दिया, वह तहस नहस कर दिया। कैसे तहस नहस हो गया? तो ब्रिटिश मशीन से निर्मित जो भी सामान था, जो कपड़ा था, वह सस्ते दामों में बाजार में उपलब्ध कराया। और भारत का जो बुनकर का जो उद्योग है, उसको क्या किया, वह नष्ट कर दिया। लाखों बुनकर जो कपड़ा बुनकर अपना परिवार चलाया करते थे, वह सड़क पर आ गए। कारीगर क्या हो गए, बेरोजगार हो गए। और इसको क्या बोला गया, आर्थिक निर्वासन बोला गया, कि तुम जो खुद के पैर पे खड़े थे, अब मेरे ये गए भीख में क्या रहोगे, मोहताज रहोगे। बंगाल पूरे विश्व में उस समय में वस्त्र निर्यात का क्या था, केंद्र था। और वह वहां पर कच्चा माल बहुत अच्छा उपलब्ध था, जैसे नील है, जूट है, अफीम है। और वहां से ब्रिटिश वाले क्या किए, कि पूरे विश्व में निर्यात करने लगे बंगाल की ही संपत्ति को। क्या, नील है, जूट है, अफीम और कच्चा माल है। अब देखो दूसरा वाला तुम्हारा ये दूसरा पॉइंट है, आर्थिक का। आर्थिक स्थिति के बारे में चर्चा चल रहा है हमारा। तो कृषि संकट और अकाल। तो जमींदारों और ब्रिटिश कर नीतियों ने किसानों को गहरे कर्ज में क्या किया, धकेल दिया। नील की खेती के लिए किसानों का जबरन शोषण होने लगा, जिससे खिलाफ में नील विद्रोह हुआ, 1859-60 में हुआ। और साथ ही साथ 1770 का महान काल हुआ। इसमें लगभग 1 करोड़ से अधिक की क्या हो गई, मौत हो गई। और 1943 का जो बंगाल का जो अकाल हुआ, वह चर्चिल की नीतियों के कारण हुआ। इस तरह से कई सारी त्रासदियां हुई, जिसमें लाखों लोगों की क्या हो गई, मृत्यु हो गई। अब देखो अवसंरचना यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर, ये क्या होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर, जो बिल्डिंग बनाना, रेलवे बनाना, पुल बनाना, उसका विकास कैसे किया। तो ब्रिटिश ने रेलवे, बंदरगाह और संचार तंत्र का विकास किया। लेकिन यह भारत का विकास के लिए नहीं किया, बल्कि यह अपने व्यापार का विकास करने के लिए और अपना सैन्य हित को सुविधाजनक बनाने के लिए किया था। अब देखो राजनीतिक स्थिति, कि अब राजनीतिक स्थिति में बंगाल का हम लोग चर्चा करेंगे। तो राजनीतिक स्थिति में क्या है, चर्चा होगा भाई। तो प्रारंभिक ब्रिटिश नियंत्रण कैसे हुआ, सबसे पहला शुरुआत। तो 1757 में क्या हुआ, प्लासी का युद्ध हुआ। और फिर 1764 में कौन सा युद्ध हुआ, बक्सर का युद्ध हुआ। और ये दो युद्ध के बाद में बंगाल पर पूरी तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी का क्या हो गया, अधिकार हो गया। और उस समय में बंगाल का जो क्षेत्रफल था, वो पूरे ब्रिटिश साम्राज्य जो ब्रिटेन है, उसका क्षेत्रफल से भी ज्यादा बड़ा क्षेत्रफल था उस समय में। सोचो, रॉबर्ट क्लाइव ने अब डुअल गवर्नमेंट की शुरुआत की। डुअल गवर्नमेंट की शुरुआत का मतलब किसी भी प्रांत में अपना कठपुतली को बिठा देना, नाम मात्र का वह शासक रहेगा, और सारी शक्तियां किसके पास रहेगी, ईस्ट इंडिया कंपनी के पास में रहेगी। उस प्रणाली को बोला गया क्या, द्वैत शासन प्रणाली। इससे क्या हुआ, बंगाल में प्रशासनिक अराजकता फैल गई। और यहाँ से नींव पड़ा क्या, 1857 का। 1857 का विद्रोह और उसके बाद की स्थिति को देखते हैं। तो जब विद्रोह हुआ 1857 का, उसके बाद में ब्रिटिश सरकार ने क्या किया, सीधा शासन सब करना शुरू कर दिया। ईस्ट इंडिया कंपनी से कौन ले लिया, ब्रिटिश क्राउन ले लिया। और बंगाल में राष्ट्रवादी चेतना तेजी से उभरी। और 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की क्या हुई, स्थापना हुई। और एक महत्वपूर्ण घटना घटा था, किस प्रांत का विलय ब्रिटिश साम्राज्य में किया गया 1885 में, कल ही पढ़ाए थे अवस्था। एक युद्ध हुआ था, और उसके बाद में उसको ब्रिटिश साम्राज्य में 1885 में ही मिला लिया गया था। तुम लोग कल क्वेश्चन नहीं बनाए थे। तो बंगाल के नेताओं के इसमें क्या रहे, बर्मा वाला नहीं पढ़ाए थे, बर्मा का युद्ध जो हुआ, और बर्मा को किस में मिला लिया, ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया 1885 में। और 1885 में ही फिर कांग्रेस की क्या हुई, स्थापना हुई। ये दो महत्वपूर्ण घटनाक्रम हुआ था। अब स्वतंत्रता संग्राम में बंगाल की भूमिका क्या है। तो 1905 के बंगाल विभाजन के विरोध में स्वदेशी आंदोलन चला। और उस स्वदेशी आंदोलन में ब्रिटिश से आ गए जो भी वस्तु थे, ब्रिटिश का वस्तु का क्या किया, बोला बहिष्कार किया। और जो हमारे यहाँ स्वदेशी उद्योग से जो उत्पादन किया गया, उसको क्या किया, प्रोत्साहन दिया गया। अरविंदो घोष और सूर्यसेन जैसे क्रांतिकारियों ने हिंसक विरोध का
मार्ग अपनाया, यानी कि वह गांधी के विचारों से प्रभावित नहीं थे। 1930 और 40 के दशक में सुभाष चंद्र बोस और फॉरवर्ड ब्लॉक जैसे संगठन ने बंगाल को स्वतंत्रता संग्राम को क्या बनाया, केंद्र बनाया। देखो तो बहुत अच्छा सा नोट्स रेडी कर रहे हैं। अब चौथा पॉइंट क्या आएगा हमारा, सांप्रदायिक राजनीति और विभाजन। इसमें क्या हो रहा है, तो 1946 के कलकत्ता दंगे, बहुत सारा दंगा हुआ है, जो डायरेक्ट एक्शन का वाला नारा दिया था। और मुस्लिम लीग की डायरेक्ट एक्शन नीति ने बंगाल के विभाजन में क्या रखी, नींव रखी। और अंततः जो बंगाल को अंग्रेज बांटा था, जिसका भारतीय क्या किए, विरोध किए, वही बंगाल फिर से 1947 में क्या हुआ, बांट दिया गया धर्म के आधार पर। लाखों लोग मारे गए इसमें। अब ब्रिटिश औपनिवेशिक काल में बंगाल की किसका देखेंगे, धार्मिक स्थिति और सांस्कृतिक स्थिति। तो बंगाल जो ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन का क्या था, प्रवेश द्वार था। प्रवेश द्वार क्यों था, क्योंकि वह बंदरगाह से जुड़ा था, समुद्री मार्ग से सीधा ब्रिटिशर लोग पहले बंगाल के ही रास्ते से गुजर रहे थे। तो यह प्रवेश द्वार था और आर्थिक और सांस्कृतिक का केंद्र भी था। 18वीं और 19वीं सदी में धार्मिक और सांस्कृतिक परिवर्तन का यह क्या बना, गवाह बना। यहाँ धार्मिक पुनर्जागरण, सामाजिक सुधार और पश्चिमी प्रभावों का क्या है, अनोखा मिश्रण देखने को मिलता है। धार्मिक स्थिति में हम लोग देखेंगे तो हिंदू समाज और धार्मिक पुनर्जागरण, बंगाल में बहुत क्वेश्चन पूछ रहा है यहाँ से, याद रखना। ब्रह्म समाज और राजा राम मोहन राय, ये दोनों क्या किए, 19वीं सदी की शुरुआत में राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना। और ब्रह्म समाज क्या करता था, मूर्ति पूजा का विरोध करता था, सती प्रथा का क्या है, विरोध करता था। और जातियों के आधार पर भेदभाव को क्या करता था, विरोध करता था। ब्रह्म समाज ने वेद और उपनिषद में वैसा तर्क जो कि कसौटी पर खरा उतरता है, उसको उसकी व्याख्या को क्या दिया, बढ़ावा दिया। और वैसा तर्क जिसको पंडित अपनी लाभ के लिए बाद में जोड़ चुके थे आडंबर के रूप में, उसको क्या किया, विरोध किया। ईश्वर चंद्र विद्यासागर, तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने क्या काम किया, तो विधवा पुनर्विवाह के लिए काम किया और महिला शिक्षा के लिए क्या किया, संघर्ष किया। 1856 में एक जो अधिनियम पारित हुआ, जिसमें अधिकार दिया गया कि एक विधवा फिर से अपनी शादी कर सकती है, उस अधिनियम को पारित करवाने में ईश्वर चंद्र विद्यासागर की भूमिका क्या रही, महत्वपूर्ण रही। रामकृष्ण परमहंस और विवेकानंद, यहाँ से क्वेश्चन पूछता है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने ही विधवा पुनर्विवाह को समर्थन देने के लिए अपने बेटे का शादी किससे किया, विधवा से किया। रामकृष्ण परमहंस और विवेकानंद, 19वीं सदी के अंत में रामकृष्ण परमहंस ने सर्वधर्म समभाव का संदेश दिया, जबकि स्वामी विवेकानंद ने 1893 में शिकागो धर्म संसद में हिंदू धर्म को क्या, वैश्विक पहचान दिलाई। थोड़ा सा अटेंडेंस ले लेते हैं इन लोग का। एक सेकंड लाइन में रहना है ना। अब देखो, अब हम लोग देखेंगे मुस्लिम समाज और सुधार आंदोलन। तो मुस्लिम समाज में तुम्हारा फराइजी आंदोलन की चर्चा है। 19वीं सदी में हाजी शरीयतुल्लाह ने किसान और मुस्लिम समुदाय को एकजुट किया और उसको क्या शिक्षा दिया, तुम जो तो सामाजिक शोषण जो हो रहा है और जो तुम्हारा आर्थिक शोषण हो रहा है, उसके खिलाफ तुम क्या करो, आवाज उठाओ। कौन जिसको एकजुट किया था, हाजी शरीयतुल्लाह ने। उसके बाद दूसरा हम लोग देखते हैं अलीगढ़ आंदोलन, यह किससे जुड़ा हुआ है, मुस्लिम समाज और सुधार, जो जो हमारा आडम्बर फैल रहा था। तो अलीगढ़ आंदोलन का नेतृत्व कौन किया, सर सैयद अहमद खान ने किया। और इसने मुसलमानों को आधुनिक शिक्षा दिलाने पर जोर दिया। हालांकि इनका जो प्रभाव है वह बंगाल में ज्यादा था और उत्तर भारत की में क्या था, कम था। उत्तर भारत में कम फैला और बंगाल में ज्यादा फैला। तीसरा तुम्हारा पंचायती ईद और सांप्रदायिक पहचान। ब्रिटिश ने क्या किया कि फूट डालने के लिए और शासन करने के लिए जो नियम बनाया, इसी नियम के तहत हिंदू को अलग पहचान दिया। अब बोला नहीं, तुम हिंदू और हिंदू के नाम से जाने जाओगे, और मुस्लिम को मुस्लिम के नाम से वह पहचान जारी कर रहा है। जिससे क्या हुआ, हमारा राजनीतिकरण बढ़ा।
और 1905 में बंग भंग के बाद यह और भी ज्यादा क्या हो गया, स्पष्ट हो गया। ईसाई मिशनरी का प्रभाव देखते हैं तो ब्रिटिश शासन के साथ साथ ईसाई मिशनरी भी आया, और वो लोग शिक्षा शिक्षा का प्रसार किया और चिकित्सा का प्रसार किया, लेकिन उसकी आड़ में वो किसको बढ़ावा दिया, धर्मांतरण को क्या दिया, बढ़ावा दिया। श्रीरामपुर मिशन जो 1800 में है, उसने बाइबिल का अनुवाद किसमें किया, बंगाली में किया, और पश्चिमी शिक्षा क्या की, प्रसारित की। हालांकि जो बंगाली बुद्धिजीवी हैं, उसने ईसाई मिशनरियों के धार्मिक प्रचार का क्या किया, विरोध किया। उसने कहा कि आप सिर्फ स्कूल का शिक्षा दीजिए और चिकित्सा का शिक्षा दीजिए, आप अपने धर्म का प्रचार अगर करते हैं तो हम इसका क्या करेंगे, विरोध करेंगे। और उसने बदले में क्या किया, हिंदू को पुनर्जागरण का क्या क्या आंदोलन चलाया, और आडंबर को कोशिश किया नष्ट करने का। अब सांस्कृतिक स्थिति देखते हैं बंगाल में। तो बंगाल में आया तुम्हारा नव जागरण का काल, इसको क्या बोलता है, बंगाल रेनेसा नव जागरण। ये क्या है तुम्हारा, साहित्य और प्रेस पहला वाला। 19वीं सदी में बंगाली साहित्य का स्वर्ण युग शुरू हुआ। माइकल मधुसूदन दत्त है, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय है, रविंद्रनाथ टैगोर है, ये सब मशहूर हस्ती पैदा हुए, और कई सारे विख्यात किताबों पे क्या किया, रचना की है। इसने बंगाली भाषा को एक क्या किया, नया आयाम दिया। बंकिम चंद्र का तो उपन्यास उपन्यास बहुत फेमस है, जिसमें से खासकर आनंद मठ। इस उपन्यास को पढ़ोगी ना तो तुमको राष्ट्रवादी भावना क्या होगी, जागृत होगी, राष्ट्र प्रेम का इसमें बात किया गया है। अब शिक्षा और विज्ञान में देखते हैं तो 1857 में